जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बेहतर होंगे और अपनी तैयारी निरंतर कर रहे होंगे। सबसे पहले आप सभी जो शुक्रवार को क्लास हुई थी, को क्वेश्चन दिया गया था, उसका आंसर बताना है। जितने भी नए बच्चे हैं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आप सभी को डेली पीडीएफ मिल जाएगी। 40 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जिसमें से आप सभी को 35 प्रश्न सही करने हैं। अब प्रैक्टिस करने के बाद कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले बताइए आप सभी की आवर्तक का सही विलोम क्या है? तो आवर्तक का विलोम जो है अनावर्तक होता है। डी ऑप्शन जो है आपका उत्तर है। आज के लिए ये हमारा पहला प्रश्न है। तो भारत में दूसरे स्थान पर सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? इसका आंसर आपको बताना है। इससे पहले जितनी भी क्लास हो चुकी हैं, आप सभी को इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। आप सभी क्लास जरूर देखिएगा। तो क्या है? तमिल है, मराठी है, तेलुगु है या फिर बांग्ला है? तो भारत में दूसरे स्थान पर सबसे बोली जाने वाली भाषा जो है आपकी बांग्ला है। सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? सर्वाधिक, तो वो आपकी हिंदी है, जो आपकी क्या है? राजभाषा है भी है। ध्यान रखेंगे आप सभी। दूसरे स्थान पर आपके बांग्ला है। सबसे कम पूछे, सबसे कम बोली जाने वाली भाषा, तो वो आपकी है तमिल भाषा, तमिल। तो ध्यान रखेंगे आप सभी इस प्रश्न को। चलिए, अगला प्रश्न है आपका संधि से। जितेंद्रिय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सबसे पहले जानिए संधि। संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर, व्यंजन और विसर्ग। विसर्ग। स्वर संधि के पूछे तो 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? गुण स्वर संधि होती है, दीर्घ स्वर संधि होती है, वृत्त स्वर संधि होती है, अयादी स्वर संधि होती है। अयादी, गुण, दीर्घ, वृद्धि। अयादी, और एक कौन सी होती है? एक आपकी यण होती है। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, ध्यान रखिएगा। अब आपको बताना है कि जितेंद्रिय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो जितेंद्रिय का संधि विच्छेद जीत धन इंद्रिय होता है। ध्यान रखिएगा, ज में भी छोटी की मात्रा होती है और ई भी आपका छोटी होता है। ध्यान रखेंगे कि बिंदी नहीं होगी। जीत धन इंद्रिय, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर आपका गुण स्वर संधि है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, 10वें और 11वें रस कौन से हैं? तो कुल रसों की संख्या पूछे या फिर रस की संख्या पूछे, रस की संख्या हिंदी में तो 9 होते हैं। भरत मुनि के अनुसार रस पूछे, भरत मुनि के अनुसार, भरत मुनि के अनुसार रस, तो वो होते हैं 8 होते हैं दोस्त। अपभ्रंश में रस पूछे, अपभ्रंश में रस, तो वो होते हैं 10। संस्कृत में रस पूछे, संस्कृत में, या फिर आधुनिक काव्य शास्त्रियों के अनुसार रस पूछे, तो 11 होते हैं। याद रखेंगे आप सभी। आपसे पूछा है 10वां और 11वां रस कौन सा होता है? तो 10वां रस वात्सल्य होता है, 11वां रस जो होता है आपका भक्ति रस होता है। अगर एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछता है कि भरत मुनि ने किस रस को रस नहीं माना है, तो उन्होंने शांत रस को रस नहीं माना है। तो ध्यान रखिएगा कि उन्होंने शांत रस को रस नहीं माना है। उन्होंने श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक और विवश और अद्भुत रस को रस माना है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, चारुचंद के चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, यह पंक्ति किस कवि की है? आपको बतानी है। कबीर दास की है, रहीम दास की है, मैथिली शरण गुप्त की है या फिर सुमित्रानंदन? तो चारुचंद के चंचल किरणें खेल रही जल थल में, तो ये जो पंक्ति है सुमित्रानंदन पंक्ति है की है। इस पंक्ति में अलंकार भी पूछा जाता है कि इस पंक्ति में कौन से अलंकार है? तो यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार, क्योंकि यहाँ पे च वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। तो मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं जो महत्वपूर्ण है, तो आप सभी नोट डाउन कर लीजिए। साकेत, जयद्रथ वध,
जयद्रथ, वध, भारत भारती, भारत, भारती, यशोधरा और पंचवटी, पंचवटी। ये इनकी वो रचनाएं हैं जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो याद रखिएगा आप सभी, ताकि गलत ना करिए। सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं महत्वपूर्ण होती हैं, एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो इन्हें भी आप याद रखिए। युगवाणी, युगवाणी, पल्लव, लोकायतन, कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद, चिदम्बरा। थोड़ा टाइम जरूर लग रहा है, लेकिन जितने भी प्रश्न हैं आपके यहाँ से जितने भी बन सकते हैं वो कंप्लीट हो रहे हैं, तो आप सभी अच्छे से पढ़िएगा इसे। चलिए अगला प्रश्न है आपका, साहित्य से ही है। नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? लल्लू लाल की, इंसा अल्लाह खां की, सदल मिश्र की, या फिर मैथिली शरण गुप्त की? तो मैथिली शरण गुप्त की अभी आपने रचनाएं पढ़ी हैं, जो कि हैं साकेत, जयद्रथ वध, यशोधरा, भारत भारती, पंचवटी। तो याद रखेंगे आप सभी। नासिक के तोपाख्यान रचना जो है सदल मिश्र की है। इंसा अल्लाह खां की रचना पूछे तो रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी, ये इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, तो आप सभी ध्यान रखिएगा। लल्लू लाल की अगर रचना पूछे तो प्रेम सागर इनकी प्रमुख रचना है, जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। तो ध्यान रखेंगे आप सभी तीनों प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है आपका, बांग्ला भाषा किस राज्य की राजभाषा है? तो बांग्ला भाषा आपकी त्रिपुरा की राजभाषा है, ऑप्शन बी जो है आपका उत्तर हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मन रेतन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए, छिन में गर्व करे क्या इतना? पंक्ति में कौन सा रस है? भक्ति रस है, शांत रस है, अद्भुत रस है, या फिर श्रृंगार रस है? तो मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए, छिन में गर्व करे क्या इतना? तो यहाँ पर आपका शांत रस है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है, साहित्य से ही है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मलिक मोहम्मद जैसी किस धारा के कवि थे? तो मलिक मोहम्मद जैसी की रचना की बात की जाए तो इनकी रचना है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, पद्मावत। नोट डाउन कर लीजिएगा आप सभी, पद्मावत, अखरावट, अखरावट, आखिरी कलाम, आखिरी कलाम। आप सभी वन लाइनर नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के समय ये बहुत ही हेल्पफुल होती है। कहरनामा, ये इनकी चार रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है, मलिक मोहम्मद जायसी की। आपको आंसर देना है कि ये किस धारा के कवि थे, तो ये प्रेमाश्रयी धारा के कवि थे, या फिर प्रेमाश्रय कहिए। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, हिरण्य गर्भ का पर्यायवाची बताना है आपको। ब्रह्मा होगा, गणेश होगा, महेश होगा, या फिर विष्णु होगा? विष्णु की पर्यायवाची की बात की जाए तो हरि, नारायण, केशव, जनार्दन, ये विष्णु की पर्यायवाची हैं, जो कि महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखेंगे आप सभी। आइए महेश की भी पर्यायवाची देखिए, क्या होता है? तो नीलकंठ, नीलकंठ, शंकर, गंगाधर, शिव। गणेश की पर्यायवाची की बात की जाए तो लंबोदर, लंबोदर, विनायक, गजानन,
ये किसके पर्यायवाची हैं? तो गणेश के। आपको बताना है कि हिरण्यगर्भ किसका पर्यायवाची है? तो ये ब्रह्मा का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका उत्तर हो जाता है। एक होता है हिरण्य, हिरण्य। हिरण्य का पर्याय पूछे तो आपका कंचन होता है, ध्यान रखेंगे। और हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची पूछे तो ब्रह्मा होता है, ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए अगला प्रश्न है आपका, थाली का तत्सम क्या होगा? तो थाली का तत्सम जो है स्थाली होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका उत्तर है। अगला प्रश्न है मुहावरे से, तो निम्नलिखित में से कब्र में पैर लटकाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो कब्र में पैर लटकाना मुहावरे का अर्थ होता है मृत्यु के समीप होना। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है, रास्ते में खाने वाली भोज्य सामग्री के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से क्या है? पथ आहार, पाथे, अल्पाहार या फिर नाश्ता। तो रास्ते में खाने वाले भोज्य सामग्री के लिए पाथेय बोला जाता है एक शब्द। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न भी आपका पर्यायवाची से है, तो निम्नलिखित में से चांदनी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? यहाँ हम सभी एक प्रश्न से कोशिश करते हैं कि जितने भी प्रश्न बन सके सभी को कंप्लीट कर लिया जाए। तो आप बताइए कि चांदनी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ज्योत्सना, चंद्रातप, मयंक या फिर कौमुदी। तो यहाँ पर आपका पूछा है नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो। चंद्रातप का अर्थ होता है गर्मी या उष्णता। ठीक, क्या होता है दोस्त? तो गर्मी या उष्णता, गर्मी या उष्णता। तो बाकी आपका ज्योत्सना, मयंक, कौमुदी ये सभी चांदनी के पर्यायवाची हैं। चलिए अगला प्रश्न है, पद्मावत किस भाषा में लिखी गई है? ब्रज भाषा में, अवधी भाषा में, मैथिली भाषा में या फिर अपभ्रंश में? पद्मावत किस कवि की रचना है? तो ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। इसके साथ ही अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा ये भी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो आपको बताना है कि पद्मावत किस भाषा में लिखी गई है? तो ये जो है अवधी भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका उत्तर हो जाता है। आपको एक प्रश्न है जो आपको बताना है कि रामचरितमानस की भाषा क्या है? रामचरित मानस की भाषा। तो आंसर दीजिए कि रामचरितमानस की भाषा क्या है या फिर किस भाषा में लिखी गई है? किसी भी प्रकार से दे, प्रश्न में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा। चलिए तिरंगा में कौन सा समास है? समास के भेद पूछे दोस्त तो 6 होते हैं। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय, व्ययी भाव समास और बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। तो समास के भेद कितने होते हैं दोस्त? 6 भेद होते हैं। तिरंगा में बताना है आपको कि कौन सा समास है, तो यहाँ पर आपका द्विगु समास है। द्विगु समास की पहचान होती है कि इसका पहला पद जो है संख्यावाची होता है सदैव। द्वंद्व समास में क्या होते हैं कि दोनों पद जो होते हैं प्रधान होते हैं, जैसे रात दिन, माता पिता। और तत्पुरुष समास में क्या होता है? प्रथम पद गौड़ होता है और उत्तर पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में पहला पद जो होता है आपका अव्यय होता है या फिर उपसर्ग लगा होता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, किस समास में विशेषण और विशेष्य का संबंध पाया जाता है? तत्पुरुष समास में, द्वंद्व समास में, कर्मधारय में या फिर अव्ययी में भाव में? तो विशेषण और विशेष्य का संबंध जो है आपका कर्मधारय समास में पाया जाता है। उपमेय या उपमान का भी संबंध पाया जा सकता है, तो ध्यान रखेंगे आप। चलिए अगला प्रश्न है आपका, अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? इन चारों में बताने हैं आपको कि अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। तो स, श, श और ह जो है आपका ये ऊष्म व्यंजन है। क्या है दोस्त? ऊष्म व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन पूछा है तो य, र, ल और व जो है आपके ये अंतस्थ व्यंजन है। छ, त्र, ज्ञ और स्र पूछे ये क्या है? तो ये दोस्त संयुक्त व्यंजन है।
एग्जाम में अगर प्रश्न पूछे जाएं कि इनकी संख्या के संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है, तो ध्यान रखेंगे आप 4 होती है। उसमें व्यंजन की संख्या कितनी होती है, वो भी 4 होती है। और अंत्यस्थ व्यंजन की संख्या पूछे तो वो भी 4 होती। र, स, ज और ल ये क्या है, तो ये वत्सर्य वर्ण है। क्या है दोस्त, वत्सर्य वर्ण। तो इन्हें भी आप ध्यान रखेंगे। इन स के उच्चारण स्थान को, ये जो देखिए ये स जो है, अगर इसका उच्चारण स्थान पूछता है तो तालु होता है। षटकोण वाले स का उच्चारण स्थान पूछे तो मूर्धन्य या फिर मूर्धा होता है, मूर्धा। और इस स का उच्चारण स्थान पूछे तो दंत्य होता है, दंत्य। तो ध्यान रखेंगे इन तीनों का उच्चारण स्थान भी पूछा जा। ह को काकल्यमण कहते हैं, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है मुहावरे से। गीधड़ भपकी देना मुहावरे का निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ है। तो गीधड़ भपकी देना मुहावरे का अर्थ होता है कोरी धमकी देना। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न आपका सर्वनाम से है। निम्न में निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो सर्वनाम के भेद पूछे तो कितने होते हैं, 6 होते हैं। ध्यान रखिएगा कौन कौन से। पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, निजवाचक और संबंधवाचक, संबंध वाचक। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। अगर आपसे पूछता है मूल सर्वनाम की संख्या, मूल सर्वनाम की संख्या पूछे या फिर पूछे मूल सर्वनाम कितने हैं दोस्त, तो 11 होते हैं। ध्यान रखिएगा। अगर पूछता है कौन कौन से, तो उसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए। मैं, मैं, नोट डाउन कर लीजिए आप सभी अच्छे से। तू, आप, यह, वह, जो, शो, कौन, क्या, कोई और कुछ, कोई और कुछ। तो ये मूल सर्वनाम की संख्या है 11। तो अब आपको बतानी है कि इसमें से निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो यहाँ पर वह आपका जो है ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे वह आया, तो यह निश्चय है कि वह कौन आया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपका। किनके नाम अधिकतम पुल्लिंग होते हैं, तिथियों के, भाषा के, नदियों के या फिर दिनों के। तो तिथियों के नाम जो है स्त्रीलिंग होते हैं, भाषा के अधिकतर नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, नदियों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं। तो अपवाद है, अपवाद कौन कौन सी हैं, तो ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र और सोन नदी, ये अपवाद में आते हैं। पूछा है आपसे कि अधिकतम नाम पुल्लिंग में किसके होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका उत्तर है। दिनों के नाम जो होते हैं पुल्लिंग में होते हैं। अगला प्रश्न है आपका। ए और ए का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है, ओष्ठ है, कंठ तालव्य है या फिर दंत है। तो ए और ए का उच्चारण स्थान बताना है आपको। तो इसका उच्चारण स्थान कंठ तालव्य है। ओ और अ का उच्चारण स्थान पूछे आपका औ, तो क्या होगा दोस्त, तो कंठ ओष्ठ होगा। ध्यान रखेंगे। ओष्ठ का उच्चारण स्थान पूछे तो उ और बड़ा उ और प वर्ग के जितने भी वर्ण होते हैं, जैसे प, फ, ब, भ और म, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, ओठ से होता है। दंत किसका उच्चारण स्थान होता है, तो त वर्ग, त वर्ग वर्ग होगा यहाँ पे। ता वर्ग के जितने भी वर्ण होते हैं उनका उच्चारण स्थान दंत्य होता है। और जो ये स है इसका भी उच्चारण स्थान दंत्य होता है। ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है आपका। बांसुरी बज रही थी, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है।
पूर्ण वर्तमान का, सामान्य भूत का, अपूर्ण भूत का या फिर अपूर्ण वर्तमान का। बांसुरी बज रही थी, यहाँ पर आपका अपूर्ण भूत का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका उत्तर है। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कृषि मंत्रालय या फिर बाल विकास मंत्रालय? तो राजभाषा मंत्रालय जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका उत्तर हो जाता है। चलिए, कल से हम सभी यूपीएसआई में जितने भी प्रीवियस ईयर आए हैं, किस डेट में आए हैं और किस शिफ्ट में आए हैं, उन सभी प्रश्नों को करेंगे। उसके बाद फिर नए प्रश्न करेंगे। तो कल की क्लास आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, रिक्शा किस भाषा का शब्द है? जापानी भाषा, स्पेनिश, तिब्बती भाषा या फिर ग्रीक भाषा? तो रिक्शा जो है आपका जापानी भाषा का शब्द है। सिगरेट पूछे तो स्पेनिश भाषा का शब्द है सिगरेट, एग्जाम में पूछा जाता है। तिब्बती भाषा का शब्द पूछे तो चुंगी है, चुंगी, जो कि इम्पोर्टेंट है। चलिए, अगला प्रश्न चलते हैं। सदैव एक वचन में प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग सदैव एक वचन में किया जाता है। तो दर्शन, समाचार, अक्षत या फिर वर्षा। तो यहाँ पर आपका वर्षा जो है, इसका प्रयोग सदैव एक वचन में किया जाता है। तो याद रखेंगे, सदैव एक वचन में प्रयोग होने वाले और शब्द हैं जिन्हें आप नोट डाउन कर लीजिए। जनता, जल, भीड़। जिनका आप बहुवचन नहीं बना सकते, उनका प्रयोग सदैव क्या होता है? एक वचन में होता है। प्रत्येक, प्रत्येक, हर एक, गण, दल, पानी। इनका प्रयोग जो है आपका सदैव एक वचन में होता है। यहाँ पे आपका दर्शन, समाचार और अक्षत, ये क्या है? सदैव बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द है। चलिए, अगला प्रश्न आपका इसी से है कि सदैव बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द कौन सा है? तो इनमें से एक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्राण होगा। प्राण क्या होता है आपका? सदैव बहुवचन होता है। क्या होता है दोस्त? सदैव बहुवचन होता है। इसके साथ ही आंसू, केश, अक्षत, लोग, हस्ताक्षर, दर्शन, नाम, होठ, जितने भी शब्द याद आए उन सभी को आप सभी इन्हें नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपकी गलती ना हो। रोम, ये आपके क्या होते हैं? एक होश भी होता है और एक आपका होठ भी होता है। ये सदैव क्या होते हैं? बहुवचन में प्रयोग होते हैं, तो ध्यान रखेंगे आप सभी। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, लोगों ने शेर को भगाया वाक्य में कौन सा कारक है? कारक के भेद पूछे आपका कितने होते हैं? तो कारक के दोस्त आपके 8 भेद होते हैं। कौन कौन से? 4 लिखे हुए हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक। एक होता है आपका अपादान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, संबंध कारक। एक होता है आपका अधिकरण कारक, अधिकरण कारक। एक होता है आपका संबोधन कारक, संबोधन कारक। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से क्या होता है? अलगाव होता है। संबंध में क्या आता है? काकी के, अधिकरण में पर, संबोधन में हे भो अरे। तो ध्यान रखेंगे आप सभी कि लोगों ने शेर को भगाया, तो यहाँ पर आपका कर्म कारक है। ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर है। अगला प्रश्न है, यह करेला कड़वा है, निम्न वाक्य विशेषण की क्रिया किस अवस्था में है? उत्तर अवस्था में, उत्तमावस्था में या फिर मूला अवस्था में या फिर इनमें से किसी नहीं? विशेषण की अवस्था पूछी जाए कितनी होती है? तो 3 होती है। उत्तरावस्था क्या होती है दोस्त? उत्तरावस्था, उत्तरा यहाँ लिखी हुई भी है, उत्तरावस्था, ध्यान रखिएगा आप सभी। उत्तमावस्था, उत्तमावस्था और एक होती है मूलावस्था, मूलावस्था।
अगर आपसे पूछे ये उत्तरावस्था क्या होती है? जब किसी दूसरे से तुलना हो, जब तुलना हो तो वो उत्तरावस्था होती है। जब सभी से तुलना की जाए तो वो क्या होती है? उत्तमावस्था होती है। क्या होती है दोस्त? सभी से तुलना जो है उत्तमावस्था होती है। मूलावस्था क्या होती है? जब किसी से कोई तुलना न की जाए। तो यह करेला कड़वा है, इस करेले की तुलना किसी किससे की जा सकती है? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर आपका क्या है? मूलावस्था है। ऑप्शन सी आपका उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, निबट्टा इनमें से किसकी उपभाषा है? तो निबट्टा जो है आपका पघेली भाषा की उपभाषा है। ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर है। किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? वह अंदर बैठा है, वह बहुत थक गया है, वह अब भली भांति नाच लेता है, वह अभी अभी आया है। तो आपसे पूछा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका उत्तर, वह बहुत थक गए। ये बहुत क्या है आपका? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। चलिए अगला प्रश्न है, मीनाक्षी का पर्याय इनमें से कौन सा है? लक्ष्मी है, दुर्गा है, सुंदरी है या फिर मछली? तो मीनाक्षी का पर्याय जो है आपका दुर्गा होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका। दुर्गा के अन्य पर्यायवाची क्या होते हैं आप बताइएगा। चौपाई के बारे में सत्य कथन है, विषम मात्रिक छंद, सम मात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद या फिर अर्ध विषम मात्रिक छंद। तो चौपाई के बारे में कथन आपसे पूछा है, तो चौपाई जो है आपका ये क्या होता है? सम मात्रिक छंद होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका इसका उत्तर हो जाता है। इसमें क्या होते हैं चौपाई में जो है, प्रत्येक चरण में, प्रत्येक जो है मतलब वो होते हैं चरण, इसमें 4 होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं दोस्त? 16 मात्राएं। 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है, श्लेष अलंकार है, रूपक अलंकार है या फिर उपमा अलंकार है? तो अंबर पनघट में डुबो रही, यहाँ पर आपका रूपक अलंकार है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है, कला और बूढ़ा चांद किस कवि की रचना है? तो कला और बूढ़ा चांद जो है सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाता है। इसके साथ ही चितंबरा, पल्लव, ये सभी रचनाएं सुमित्रा नंदन पंत की है। एक बात याद रखिएगा, कला और बूढ़ा चांद के लिए इन्हें 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। साहित्य अकादमी किस रचना के लिए? तो कला और बूढ़ा चांद के लिए। ध्यान रखेंगे आप सभी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महादेवी वर्मा की बात की जाए तो इन्हें किसके लिए? यामा के लिए। यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ज्ञानपीठ, ये प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, कब मिला है? तो 1982 में मिला है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है आपका, सूक्ष्म का विलोम क्या होगा? तो सूक्ष्म का विलोम जो है दोस्त स्थूल होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर है। संधि का विलोम क्या है? तो संधि का विलोम जो है विग्रह होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका, महाजनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। प्रत्यय क्या होते हैं? जो किसी शब्द के पीछे लगते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। तो महाजनी शब्द में आपका कौन सा प्रत्यय है? तो महाजनी शब्द में आपका ई प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका उत्तर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपके, कवियों का कवि किस कवि को कहते हैं? सूरदास, शमशेर बहादुर सिंह, सुमित्रानंदन पंत या फिर महादेवी वर्मा? तो कवियों का कवि जो है शमशेर बहादुर सिंह को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही है। पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहते हैं? तो सूरदास को कहते हैं। याद रखिएगा, पुष्टि मार्ग का जहाज सूरदास को कहते हैं। सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं। प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत को कहते हैं। आधुनिक मीरा आपकी महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। आधुनिक मीरा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो छंद का सर्वप्रथम उल्लेख जो है आपका ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका, प्रथम हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? भारत,
पोर्ट लुइस, लंदन या फिर त्रिनादवे में? तो प्रथम हिंदी सम्मेलन भारत में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर हो जाता है। कहाँ हुआ था? नागपुर में। नागपुर में किस सन में हुआ था? तो 1975 में हुआ था। याद रखेंगे आप सभी। ये आपके 40 प्रश्न से कितने प्रश्न आपने सही किए हैं बताइएगा। आज के लिए ये प्रश्न है जिसका आंसर आपको देना है कि महाविमर्श द्विवेदी सरस्वती के संपादक किस वर्ष बने हैं? इसका उत्तर आप सभी दीजिएगा। आज का सेशन यही समाप्त होता है। कल फिर मिलते हैं 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। जय हिंद।